हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, राधे राधे। बच्चों, अब तक का हमने जो सफर है चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स काफी अच्छे से निकाला है। अब लगभग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं हम इस चैप्टर के, और वो है सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। सो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हम आज टॉपिक लेके जा रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और केस स्टडी भी आ सकती है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, केस स्टडी के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, अच्छे से आपको आना चाहिए, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि कभी भी इस मेथड के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो केसेस आ रही हैं, वो कभी मतलब आपके आगे ना आए, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मैट्रिक्स को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की। मतलब लीनियर इक्वेशन दो तरीके की होती है हमारे पास। एक होती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, दूसरा होता है हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में अंतर क्या होता है? देखिए, होमोजीनियस इक्वेशन होती है a1x + b1y + c1z = 0, a2x + b2y + c2z = 0, a3x + b3y + c3z = 0। इसके अंदर सारे के सारे जो कांस्टेंट होते हैं वो 0 होते हैं। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में सारे कांस्टेंट 0 होते हैं, जबकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो कांस्टेंट होते हैं वो एटलीस्ट वन कांस्टेंट नॉन जीरो होता है। इसके अंदर सारे कांस्टेंट 0 होते हैं। ये हमेशा ही कंसिस्टेंट लाइंस हैं, होमोजीनियस हमेशा ही कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं, ऑलवेज कंसिस्टेंट। अब ऐसा क्यों है भाई, ऑलवेज कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि इनमें हमेशा ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट सॉल्यूशन। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है इसमें ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपको हमेशा x, y और z हमेशा ही आपको 0 मिलेगा। कई बार इसमें नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट टू, ठीक है, कब एग्जिस्ट करते हैं? व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a = 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ a कब आएगा अभी देखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a जब 0 होगा तब यहाँ पर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे। ट्राइवल सॉल्यूशन जब भी आप सुनेंगे तो हमेशा समझ लीजिए कि x = 0 है, y = 0 और z = 0 है। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में डिपेंडेंसी होती है, इसमें ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। ये इसमें सॉल्यूशन कई बार एग्जिस्ट भी करते हैं, कई बार एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं। लेकिन चलिए, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में हम समझते हैं कि हमेशा कंसिस्टेंट नहीं हो सकती, ये कंसिस्टेंट भी हो सकती है, कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमारे पास ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है तो उस सिचुएशन में हम इनके मैट्रिसेस को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इस वाले पोर्शन को अपनी इस क्लास 12 में पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए इसको अच्छे से बताया। इसको अब हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो देखिए, ए का मतलब यहाँ होता है जितने भी कोएफिशिएंट है, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं, x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1 c1, यहाँ a2 b2 c2 और a3 b3 और c3, ये जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ जाता है। ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों? बी मैट्रिक्स होगा हमारे पास b1 b2 b3, ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स। और इसके बाद आता है एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या बनाएंगे हम? एक्स वाई जेड, ये हमारे पास है एक्स मैट्रिक्स। तो आप देखें, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स। अब इसके बाद आप बात करेंगे ए इंटू एक्स, जो इक्वेशन बनेगी, जो इक्वेशन बनती है हमारे पास, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। एक काम करते हैं, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। तो ये इक्वेशन है जिसको हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे, और हम वैल्यूज निकालेंगे अपने वेरिएबल्स की, यानी एक्स वाई और जेड। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन सॉल्यूशन पे बढ़ने से पहले हम एक काम और कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंसी जैसे हमने यहाँ बात करी कि ऑलवेज कंसिस्टेंट होती हैं, लेकिन ये इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होती, ये कई बार कंसिस्टेंट भी होती है, कई बार कंसिस्टेंट नहीं भी होती। इसमें हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ट्राइवल सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूशन कई बार एग्जिस्ट करते भी हैं, कई बार नहीं करते। तो इस सिचुएशंस को हमें अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हमें आगे चलकर यही पढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इस इक्वेशन को, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को यहाँ पर इरेज करते हैं और हम बढ़ते हैं आगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पे। अच्छा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में देखिए, अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास दो तरीके के हैं, पहला सिंगुलर और दूसरा नॉन सिंगुलर। पहला सिंगुलर, दूसरा नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब आपको पता चल गया होगा डिटरमिनेंट कैसे आएगा, तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा छोटा है, इस पे बात करते हैं। यानी कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस a इनवर्स एग्जिस्ट। a इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, एंड इज ऑलवेज यूनिक, एंड इज ऑलवेज यूनिक। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यूनिक है, तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। यानी कहेंगे हम ये क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि कंसिस्टेंट लाइंस है। कैसी लाइंस है? कंसिस्टेंट लाइंस है, कंसिस्टेंट लाइंस है। यूनिक सॉल्यूशन है यानी कंसिस्टेंट लाइंस है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है, मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड अगर दोनों ही इस सवाल को कर रहे हैं और ए इनवर्स निकालने हैं, ए इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इसीलिए यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और लाइंस हमेशा ही कंसिस्टेंट होती है। चलिए बात करते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स की, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं अभी। सिंगुलर मैट्रिक्स में जब डिटरमिनेंट 0 हो गया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और उसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे बी के साथ। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है
तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट लाइंस, इनकंसिस्टेंट लाइंस। इसका मतलब क्या है बच्चों? इनकंसिस्टेंट लाइंस। यानी कि अगर b इनटू एडजॉइंट ऑफ a 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन है, और लाइंस कैसे हैं? इनकंसिस्टेंट लाइंस है। बट अगर ये 0 आ गया तो, यानी b इनटू एडजॉइंट ऑफ a, अगर ये 0 आ गया तो क्या होगा? अगर ये 0 आ जाता है बच्चों, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि भाई नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब ऐसे कह सकते हैं, आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कह सकते हैं कंसिस्टेंट लाइंस और आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइंस, ये बोल सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं इधर कंसिस्टेंट लाइंस और इनकंसिस्टेंट लाइंस, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, या तो कंसिस्टेंट लाइंस होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास दो तरीके का होगा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये हमेशा ही यूनिक होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। दूसरी तरफ सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालकर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। बट अगर ये वाला केस आ जाए कि b इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए, तो सिचुएशन में या तो नो सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। तो मुझे लगता है कि इस पूरे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। लीनियर इक्वेशन में हमने दो तरीके की इक्वेशन पढ़ी, साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना है आपने, क्योंकि आगे के जितने भी सवाल हैं हम इसी फॉर्मूले पे करेंगे कंप्लीट। तो मैं चाहूंगा बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 16 है, सीधा बोलता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना है। इक्वेशंस है हमारे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सबसे पहला काम, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके समझिए आप। स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप, राइट डाउन ए बी और एक्स, ए बी एंड एक्स मैट्रिक्स, ऐसे लिख देते हैं ना, मैट्रिक्स भी लिखते। दूसरा स्टेप, है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। If determinant of A not equal to 0, then तीसरा स्टेप है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। चौथा फाइंड ए इनवर्स। पांचवा फाइंड एक्स वाई और जेड बाय यूजिंग x is equal to a inverse into b। तो these are the 5 steps जिनको फॉलो करेंगे और आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला करते हैं हम। सबसे पहले जैसा है कि लिखा है ए बी और एक्स मैट्रिक्स लिखना है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा 2 5 3 2, बी मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास 1 7, एक्स मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास एक्स और वाई। दूसरा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 3 ज़ा 15 आ गया माइनस 11। तो हमारे दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए, पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो आसान था, कैसे? इन दोनों को इंटरचेंज कर देते थे, यानी 2 2 को इंटरचेंज और 3 5 के साइन चेंज, यानी -5 और -3।
ठीक है, इन दोनों का इंटरचेंज, इसके साइन चेंज। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास मिल गया है तो उसके बाद हम यानी कि थर्ड स्टेप कंप्लीट, थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। अब हमारा काम है ए इनवर्स निकालने का। तो चलिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 है, माइनस 1 अपॉन 11 आ गया। एडजॉइंट हो गया 2 माइनस 5 माइनस 3 और 2। ये आ गया जी हमारे पास ए इनवर्स। आप ए इनवर्स में 1 अपॉन 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, मतलब आपकी इच्छा है। ठीक है, मैं तो कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा स्लो रखें, मत मल्टीप्लाई करिए। x इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स इनटू में b। चलें स्टार्ट करते हैं आगे। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x है हमारे पास x और y। ए इनवर्स कितना है हमारे पास, माइनस 1 अपॉन 11। यह है 2 माइनस 5 माइनस 3 और 2। और b हमारे पास है 1 और 7। ठीक है, माइनस 1 अपॉन 11, 2 को 1 से करेंगे 2, माइनस 5 सत्ते 35। ठीक है, इसको करेंगे माइनस 3 और 7 दूनी 14। 1 अपॉन 11, 35 में से 2 गए तो 33 बचे, 14 में से 3 गए 11 बचे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है x और है y। एक काम करते हैं, माइनस 1 अपॉन 11 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो बचेगा 3 और यहाँ बचेगा माइनस 1। आपको पता है अब क्या करना है, इक्वेट करने के बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू माइनस 1। चलिए वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। देखिए, हमने चौथा स्टेप निकाला था, ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया था, ये दिस इज द फोर्थ स्टेप, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y और z। ठीक है, तो पांचवा स्टेप ये। चलिए 5 स्टेप को फॉलो करते हुए हमने x और y की वैल्यू तो निकाल ली है। अब पार्ट है कि अगर हम चाहें तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सपोज हम लिख लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लिख लीजिए ऊपर से, यानी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ये लिख लिया। x की जगह आप x की वैल्यू डाल दीजिए और y की जगह आप y की वैल्यू डाल दीजिए। 2 3 6 माइनस 5, यानी कितना आया आंसर, 1। ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब जो आंसर निकल के आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो मैं चाहूंगा बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 17, इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। तो ये पांचों स्टेप्स हमें हर जगह फॉलो करने हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि पांचों स्टेप्स किस तरीके से निकालने हैं। और 3x3 मैट्रिक्स में थोड़ा सा चीजें बड़ी हो जाती हैं, तो वहां जरूर ध्यान रखना है 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 में हमसे कहा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, इनको सॉल्व करना है, यानी 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 3z इज इक्वल टू 8। 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1 और 4x प्लस 3y माइनस 3y है, 4x माइनस 3y प्लस 2z is equal to 4. So this is the three linear equations. These are the three linear equations. So I have to solve these equation by using matrix method. तो मुझे उस मैट्रिक्स मेथड के लिए वही सेम 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, लेकिन इसमें एडिशनली मैं एक काम और करने वाला हूँ। ठीक है, आप देखेंगे अभी। चलिए सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ। ए मैट्रिक्स लिखेंगे, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है।
पहला मैट 3 2 4 -2 1 और -3 3 -1 और 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स है 8 1 और 4 और एक्स हमारे पास मैट्रिक्स है एक्स वाई और जेड, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालने का मतलब है कि 3 एज इट इज, माइनस और माइनस प्लस 2 एज इट इज, और -3 सॉरी +3। देखो 3 मतलब कि ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो 2 1 जा 2 और माइनस तो प्लस हो गया और एक माइनस हमारी तरफ से, तो 3 1 जा 3। चलिए 2 करेंगे तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, 2 2 जा 4 4 1 जा 4। अब ये कॉलम कैंसिल, -3 2 जा 6 और 4 1 जा 4। 3 ऐसे ही -1 +2 इंटू में 8 +3 इंटू में -10, -3 16 -30, तो हो जाएगा 16 14 बच गए, -14 और -3 -17। तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, therefore the system of linear equations have unique solution, therefore lines are consistent, यानी कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्वेबल लाइंस हैं। ठीक है, लाइंस आर कंसिस्टेंट, यानी कि आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्वेबल लाइंस। ठीक है जी, तो यहां तक हो गया डिटर्मिनेंट। अब सब उसके बाद क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के बाद हमें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हमें माइनर निकालना पड़ेगा सबसे पहले, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M23 M31 M32 M33 चलिए निकालते हैं M11। M11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट, ये 4 एलिमेंट्स बचे, 2 1 जा 2 और -3, 2 -3 दैट इज -1। M12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट, ये 4 एलिमेंट्स, 2 2 जा 4 4 इंटू -1, 2 2 जा 4 4 इंटू -1 यानी +4, ये आ गया आपका 8। अच्छा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट, 3 -3 इंटू 2 -6 -4, ये आ गया -10। M21 यानी बीच वाला, और 1 का मतलब है ये पहला कॉलम डिलीट। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, ये 4 जो लिखे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो +9 हो जाएगा, यानी कि 5 आ गया। नेक्स्ट है बीच वाला कॉलम डिलीट, तो 2 3 जा 6 और 4 3 जा 12 बराबर -6। नेक्स्ट है ये वाला, तो इस सिचुएशन में -3 इंटू 3 -9 और 4 इंटू 2 -8,
तो कितना आया, -17 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3-1, यानी कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो डिलीट, तो ये जाएगा -2 यानी कि +2 और -3 यानी -1। ठीक है, 3-2 यानी कि सेकेंड कॉलम, 2 3 6 और 4 3 12 -6। ओहो, गड़बड़ नहीं हो गई, हमें थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो, और ये वाला सही नहीं है, 3-1 का देखें, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 तो +2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है जी, ये सही है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और बीच वाला कॉलम है, तो -3 -6 -3 -6 -9 हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 3 प्लस में 4, 3 + 4 यानी कि 7 हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं बच्चों, इन्हीं के हम कोफैक्टर निकालते हैं। ये बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो पहला आएगा, क्योंकि इवन नंबर आया -1, ऑड है -8, इवन है -10। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट है, ऑड नंबर है तो -5, इवन नंबर है तो -6, ऑड नंबर है तो 17। ठीक है, ऑड नंबर है तो 17। बच्चों 2 3, एक बार मुझे ना, क्योंकि सारे नंबर छोटे आ रहे हैं, एक बार 2 3 पे थोड़ा देखते हैं, यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी 3 3 9 -9 4 दूनी 8 और +8 होना चाहिए, तो यह 1 आएगा माइनस का, ये हो गया आपका +1। ठीक है, और 3 में 3 और 1 4 होता है, यानी कि इवन नंबर है तो -1, 3 और 2 5 ऑड नंबर है तो +9 हो जाएगा, और 7 है तो ये 7 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। सीधा सीधा लिखना है, ये जो है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो -1 -8 -10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7, यह आ गया हमारा फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए, अब इधर से इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स, इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया जाए। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट कितना निकला था हमारा, डिटर्मिनेंट था -17, तो -17 मतलब 1/17 ऐसे लिख सकते हैं, और एडजॉइंट है -1 -5 -1 -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 1 7 -10 1 और 7। अच्छा जी, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये इक्वेशन है। वैल्यू डाल दीजिए, x की जगह हम x लिखेंगे, x y और z। ए इनवर्स की जगह हम लिखेंगे -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 1 और 7। और बच्चों b की जगह हम b लिखेंगे, तो b हमारे पास है 814। मैंने क्या कहा था आपसे, 1/17 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, पहले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। 1/17 एज इट इज, देखिए -1 -8 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, और -4 हो गया। ठीक है जी,
दूसरा है -64 -6 और 4 9 36 36 -10 यानी -80 हो गया, +1 हो गया और 7 चौक 28 +28 हो गया। ये आ गया जी हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्व करें अगर हम -1/17, 8 4 12 12 और 5 17 -17 ये हो गया 64 और 6 70 70 में से 30 गए तो 40 बचे और 40 में से 6 गए तो 34 बचे, 34 माइनस का। अच्छा 80 और -29, 80 में से 29 गए यानी 80 में से 30 गए तो 50 बचे, 50 और 1 51 और बचेगा माइनस का। चलिए तो x की वैल्यू और y और z हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 1/17 से करेंगे तो आ गया 1, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, y आ गया 2 और z आ गया 3। तो ऑलमोस्ट वैल्यूज जो होती हैं वो इसी तरीके की आती हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा, एक बार फिर दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप था हमारा डिटर्मिनेंट ए निकालना, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी। क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं था तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन थे, यानी कि लाइन कंसिस्टेंट थी। यानी कंसिस्टेंट लाइंस का मतलब होता है कि लाइंस को सॉल्व किया जा सकता है, लाइन सॉल्वेबल है। फिर दूसरा स्टेप हमने निकाला कि हमने माइनस निकाले इन सबके। माइनस निकालने का मोटिव क्या था कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालकर हमने निकाला ए इनवर्स इस वाले फॉर्मूले से। ए इनवर्स निकालने के बाद क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ये फॉर्मूला हमारे काम आया। इस फॉर्मूले के बाद हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। बेसिकली क्या होता है कि x y z ऑलमोस्ट ऐसा ही निकल के आता है। ठीक है, यानी कि पूरी पूरी वैल्यूज निकलेंगी। तो आप अगर कभी इन सवालों को सॉल्व कर रहे हो, आपको दिमाग में ये चल रहा है कि क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, तो कोशिश करना कि अगर ऐसी वैल्यूज निकल रही है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा चेक कर लेना। बाकी हम एक काम करते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं कि वेदर आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट और नहीं करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट। तो क्या करेंगे हम वेरिफिकेशन के लिए एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पुट करते हैं सेकेंड वाली में, ठीक है ना। तो x है हमारा 1, तो 2 इंटू 1, y हमारा है 2 और z हमारा है 3। तो 2 और 2 4 -1 यानी आ गया 1, ये भी 1 और ये भी 1, इसका मतलब हमारा आंसर है बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो चलिए बच्चों देर ना करते हुए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी एग्जांपल 18 हमारा है। एग्जाम्पल 18 हमारे पास जो है वो है एक वर्ड प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पहले। और कोशिश करूंगा कि ये वर्ड प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखे। इसका एक ही है कि इसमें हमें माइनर जब निकालने पड़ते हैं ना, तो माइनर बहुत लंबा प्रोसेस है माइनर निकालने का, फिर कोफैक्टर निकालने का। अब डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये इजी लगता है कि हम लाइन से चले, माइनर निकालें फिर कोफैक्टर निकालें, थोड़ा इजी रहता है। चलिए, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3 and add the second number to it, we get 11. By adding first and third number, we get double of the second number. When we add first and third number, we get double of the second number. ठीक है जी, represent it algebraically and find the number using matrix method. Okay, fine, चलिए निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे पास अधिकतर के स्टडी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर
is equal to x, second number is equal to y and third number is equal to z। ये तीन नंबर्स हो गए। पहली स्टेटमेंट कहती है कि तीनों का सम 6 है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, और इसमें सेकेंड नंबर ऐड कर दिया जाए, वी गेट 11, तो हमें 11 मिलता है। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन के लिए अब देखें, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट x है थर्ड z है, by adding first and third number we get double of the second number, we get double of the second number, डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2y इज प्लस में z इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, जब हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें नंबर्स निकालने मैट्रिक्स मेथड से। तो हम इसका बनाएंगे डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे इसकी। अच्छा, यहाँ x तो है नहीं, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा 1 1 1 और यहाँ पर 2 है, 1 1 और -2, 1 3 और 1, ये a हो गया। b हमारे पास क्या आएगा बच्चों, b हमारे पास आएगा 6 11 और 0, 6 11 और 0, और हमें निकालना है x की वैल्यू को, x y और z, ये निकालना है। ठीक है जी, a आ गया, b आ गया और x आ गया। चलिए सबसे पहला काम हमारा करते हैं, हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 1, पहले वाले रो से ले रहे हैं, तो फर्स्ट रो ये डिरेक्ट 1 इंटू 1 प्लस 6, ये 0 ये 0 0 -3, अच्छा ये 0 और ये 0 ये भी हो गया 0 -1, यानी 7 प्लस 3 -1, यानी आंसर आ गया 9, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा काम हमारा ये है कि हम ना डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकल के हम इधर से निकालते हैं माइनर सबसे पहले, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा M22 M23 M31 M32 M33, ये निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। देखिए सब में इक्वल इक्वल लगा लेते हैं। तो सबसे पहला काम है, हमें पहला डिटर्मिनेंट निकालना है, ये 0 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 यानी 7। ठीक है जी, ये 0 ये 0, 0 -3, 0 -3 यानी कि -3। ठीक है, फिर ये 0 ये 0, 0 -1 -2 1, ये 0 और ये 0, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 यानी 3, ये 0 और ये 0, 1 -1 यानी आ गया 0, ये 0 और ये 0, -2 -1 -3, 3 1, ये 0 और ये 0, 3 -1, 3 -1 यानी कि आ गया 2। अच्छा फिर उसके बाद हमारा ये 0 थर्ड और सेकंड, थर्ड और सेकंड यानी 3 -0, 3 -0 यानी आ गया 3, 3 थर्ड और थर्ड यानी 1 -0, 1 -0 आ गया 1। तो ये आ गए बच्चों हमारे मैट्रिक्स माइनर, सॉरी। चलिए अब निकालते हैं हम इसमें कोफैक्टर्स, A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये निकालना। ठीक है, A11 का मतलब हो गया इवन नंबर है सेम आएगा, ऑड नंबर है माइनस चेंज हो जाएगा, इवन नंबर है सेम आएगा। ठीक है, और 21 का मतलब ऑड नंबर है -3, इवन है सेम, ऑड है 3, और इवन नंबर है 2, ऑड है -3, इवन है 1। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का तरीका क्या है हमारा बच्चों, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, कॉलम्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 7, 3 और -1, -3, 0 और 3, 2, -3 और 1, यह एडजॉइंट ऑफ ए होगा। हमें इनवर्स निकालना है, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना है बच्चों, हमने निकाला था 9, और एडजॉइंट हमारे पास है 7 -3 2, 7 -3 और 2, 3 0 -3, 3 0 -3, -1, 3 और 1। ठीक है, ठीक है, अब हमें इसको x और y z के लिए सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि हमारी इक्वेशन क्या होती है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू में b। x हमारे पास है x, y और z। a इनवर्स हमारे पास है 1/9, 7 -3 और 2, 3 0 -3, -1 3 और 1। और b हमारे पास कितना था, b हमारे पास है 6 11 0, 6 11 और 0। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी रिकॉग्नाइज करने। ठीक है, तो 1/9 तो एज इट इज है, 6 4 जा 6 7 42 -33, और 2 से 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 3 3 6 18 और 0 और 0, -6 +33 और तीसरा 0। ठीक है, ये आएगा हमारा 9 18 और 27, 1/9 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 और 3। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई 3। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यूज हैं जो हमारे निकले हैं, यानी कि ये समझ लीजिए जो हमें नंबर्स निकालने थे, यानी फर्स्ट नंबर हमारा 1 है, सेकंड नंबर हमारा 2 है और थर्ड नंबर आ गया हमारा 3। तो बच्चों ये कुछ मेथड है, ये कुछ ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर हमारा 18। जिस एग्जांपल नंबर 18 में हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर्स की वैल्यू निकालनी थी, ये वर्ड प्रॉब्लम थी। तो वर्ड प्रॉब्लम में से हमने सबसे पहले इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन से हमने ए बी और एक्स बनाया, ए बी और एक्स बनाया। इसके बाद हमने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 0 था तो हम कह सकते थे कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब कंसिस्टेंट लाइंस हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट लाइंस हैं। तो इस तरीके से हम अपने रिजल्ट पर यानी कि नंबर्स को हमने फाइंड कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इस टॉपिक को मैं अच्छे से और समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में बच्चों मैं 2 सवाल ही कराऊंगा बस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे सवाल करा दिए हैं। जो एग्जांपल्स हैं
हमें इसी तरह से सेम सम इसी तरह से सॉल्व करना है, कुछ नया नहीं है। इसलिए इस एक्सरसाइज में केवल मैं 2 सवाल कराने वाला हूँ, पहला और उसके बाद 7वां, 7th और फर्स्ट, क्योंकि बाकी सम्स को बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, रिपीटेशन हो रहा है। तो आप एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हमसे नहीं निकल रहे हैं तो मैं बिल्कुल 100% बनाऊंगा एक वीडियो इसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.5 का क्या कहता है? एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इन इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी बतानी है बच्चों, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो अब एक चीज समझें, कंसिस्टेंसी बताने के लिए तो हमें क्या लेना है, a b और x निकालना है। a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम 1 2 2 3, b निकाल लेते हैं 2 3 और x निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x और y। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालिए इसका, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 यानी -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस है। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहला काम a की वैल्यू निकालें, 2 1 माइनस 1 1, b निकालें 5 और 4, x निकालें x और y। ठीक है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते ही अगर डिटर्मिनेंट हमारा आएगा 0 तो आगे सॉल्व करेंगे। तो जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस यानी 1, आ गया 3 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, सीधा लिखो ना यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, खत्म। कंसिस्टेंट लाइंस मतलब सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं आप। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यह है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। मैंने वैसे कहा था कि एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, मगर ठीक है क्वेश्चन करके देख लेते हैं, किसी में कुछ और भी तो आ सकता है एक्स्ट्रा। 1 2 3 6, बी देखते हैं 5 और 8। ठीक है, और x तो हमारे पास है ही, x हो जाएगा हमारे पास x और y। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, 6 माइनस 6 यानी हो गया 0। आ गया फिर। यही चाहता था मैं कि कोई एक ऐसा सवाल आए जिसमें इस तरीके का कुछ केस हो। देयरफॉर कौन सा मैट्रिक्स है ये है हमारा भाई सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स निकल के आया है तो हम अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा आगे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे था, 2x2 मैट्रिक्स है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, इन दोनों के साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें निकालना है बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, इसको ऐसे निकालता है बी। चलिए तो बी कितना है, 5 और 8 है, और एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास 6 माइनस 3 माइनस 2, 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1, और बी हमारे पास है 5 8 5 8। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 6 पंजे 30, 8 ते 24, माइनस 10 माइनस 8, ये बचा 6 और ये बचा 18।
ठीक है, अब निकालते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। यानी कैसे सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इनकंसिस्टेंट लाइंस है, इनकंसिस्टेंट लाइंस है, यानी कि इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर हम यही क्वेश्चंस लेते हैं। बाकी मुझे लगता है आप लोगों को मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया था। चलिए फिर भी आप लोगों के कहने पर एक क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। यानी हमारा 3 था, 4, 5, 6 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 2x2 मैट्रिक्स ही है, सारे क्वेश्चन सेम है, इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा टच करके छोड़ रहा हूं, आप आराम से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y 5। ए की वैल्यू निकाल लीजिए 5, 7, 2, 3। बी निकाल लीजिए 4 और 5। एक्स निकाल लीजिए एक्स और वाई। ठीक है जी, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें सबसे पहले। 5 6 30 हमें सॉल्व करना है ना, क्योंकि 5 6 30 हो गए और 7 दूनी 14, यानी आ गया 16, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट लाइंस है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट लाइंस है। अब क्या करेंगे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका, इन दोनों को इंटरचेंज, इसके साइन चेंज, यानी 3 और 5 हो गया, इंटरचेंज करने पर -7 -2 हो गया। ए इनवर्स निकाल दीजिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास 16, एडजॉइंट आ रहा है 3 -2 -7 और 5। इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में b, ये तरीका है। तो x की वैल्यू हमारे पास x और y है, ए इनवर्स है 1 अपॉन 16, 3 -2 -7 और 5, और b हमारे पास है 4 और 5। 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 5 25। तो इक्वेशंस क्या आ गई बच्चों, ये सॉल्व क्या हुआ, 12 में से 10 गए, 2 बच गया, 28 में 25 गए तो 3 बच गया, एक्स और वाई। तो मुझे शक है कि डिटर्मिनेंट तो सही निकला है ना हमारा। 5 दिया 15, 3 पंजे 15 होता है बेटा, और 7 दूनी 14, एक आएगा बस। ठीक है, और तो ये आ गया हमारा। देखा मैंने क्या कहा था आपसे कि आप ना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का कि आपका डिटर्मिनेंट कैसा आ रहा है। तो 1 अपॉन 1 आ गया, यानी x और y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, x निकल के आया हमारा 2 और y निकल के आ गया हमारा 3। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में डाल देते हैं वैल्यू, 5 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 3, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि ये आएगा माइनस यहाँ पर, यानी y की वैल्यू आएगी -3। तो -3 की वजह से आ गया हमारा 4। देखो वेरिफिकेशन से हमें पता चला कि हाँ माइनस की मिस्टेक आ रही है। तो बच्चों एक काम करना है, आपने हमेशा ही आपने ध्यान रखना है
एक बार वेरिफिकेशन जरूर कर लें आप, आंसर जैसा भी आ रहा है आप वेरिफिकेशन करेंगे, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे के आप ट्राई करें घर पर, और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट करके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।